की क्लास। जय हिंद, नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। चलिए, एक टेस्ट आपका हो चुका है, दूसरा आपका डल चुका है। आशा करता हूं कि आपने वो टेस्ट किया होगा। चलिए दोस्तों, क्लास को स्टार्ट करते हैं। चलिए, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में आपका टेस्ट नंबर सेकंड रहेगा, जिसमें हम सेकंड टेस्ट का फर्स्ट क्वेश्चन से लेके 50 क्वेश्चन तक का व्याख्यात्मक हल हम देखने वाले हैं। क्लियर है। इसके 50 क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम देखेंगे और 50 क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको देखने को कल मिलेगा। क्लियर हुआ। चलिए, स्टार्ट करते हैं। आज हम टेस्ट कहाँ से लें, तो टेस्ट आपका मात्र 51 रुपये में है। अनलिमिटेड टाइम्स रहेगा आपका टेस्ट, जितनी बार देना चाहते हो उतनी बार दे सकते हो। एक टेस्ट को आप 11 टेस्ट रहेंगे। सेकंड टेस्ट डल चुका है, थर्ड टेस्ट आपका डल जाएगा। नीतू मांझी जी, जय हिंद भाई, जय हिंद सभी को। एमपीटेड वर्ग 2 के लिए है। वर्ग 2 के लिए ये अब रामबाण ही साबित होगा। ये जो 11 टेस्ट हैं दोस्तों, अब ये वर्ग 2 के लिए रामबाण ही साबित होने वाले हैं, ये मेरी गारंटी है। क्लियर है। वर्ग 2 में साइंस में अगर यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछा तो कहीं से नहीं पूछेगा, ये गारंटी मिले।
चलिएगा, स्टेप 1 की पहले वर्तिका क्लासेस डाउनलोड कीजिएगा आप, क्लियर है। पर यहाँ अपना मोबाइल नंबर डालिएगा और यहाँ अपना OTP ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा। यहाँ पे स्टूडेंटल आईडी बनाना है आपको, क्लियर है। गुड आफ्टरनून सर जी, गुड आफ्टरनून। चलिएगा, टेस्ट सीरीज में जाना, टेस्ट सीरीज में जाने के बाद साइंस का टेस्ट आपको देखने को मिलेगा, वहां से करना। पहला क्वेश्चन आज का हमारे लिए, पहला क्वेश्चन क्या है कि पृष्ठ तनाव जो होता है, यानी पृष्ठ तनाव जो होता है इसकी इकाई क्या है, पृष्ठ तनाव की इकाई क्या है। डायन सेंटीमीटर स्क्वायर है, ये डायन सेंटीमीटर ओब्लिक है, यहाँ पे डायन सेंटीमीटर स्क्वायर है, अर्ग सेंटीमीटर, अर्ग पर सेंटीमीटर है, जूल मीटर स्क्वायर है, क्लियर है, या न्यूटन पर मीटर है, ये आपको बताना है, या न्यूटन पर मीटर है। चलिएगा, इसका आंसर दीजिएगा कि पृष्ठ तनाव की इकाई क्या होती है, पृष्ठ तनाव की इकाई क्या होती है। क्लियर है दोस्तों, पृष्ठ तनाव की इकाई क्या होती है, चलिए बताइएगा। पृष्ठ तनाव की इकाई, ठीक हो, नहीं आ रहा, बहुत बढ़िया, अच्छी बात है, ऐसे निकालोगे पेपर। पृष्ठ तनाव होता क्या है, देखिएगा, अणुओं के बीच लगने वाला एक प्रकार का बल होता है पृष्ठ तनाव। क्लियर है, क्या होता है, पृष्ठ तनाव जो होता है वो अणुओं के बीच लगने वाला एक प्रकार का बल होता है जो अणुओं को समेटकर, यानी उनका क्षेत्रफल कम करने की कोशिश करता है। क्या करता है, उनका क्षेत्रफल को कम करने की कोशिश करता है। पृष्ठ तनाव के कारण ही वर्षा की बूंद गोल होती है। क्यों, क्योंकि ये जितना चाहता है उतना इसके क्षेत्रफल को सिकोड़ कर रखना चाहता है, यानी कम रखना चाहता है। लास्ट वाला सर जी, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, बिल्कुल है, क्लियर है। तो पृष्ठ तनाव क्या है, एक प्रकार का बल है। क्या है ये, एक प्रकार का बल है जो क्षेत्रफल पर लगता है। किस पे लगता है, क्षेत्रफल पर लगता है। तो यहां से हम बना सकते हैं कि बल को बोलते हैं क्या, एमए, और बल की यूनिट क्या होती है, बल की यूनिट होती है न्यूटन। क्लियर है, एमए को हटाओ, बल की यूनिट क्या होती है, न्यूटन। एरिया को किस में मापते हैं, मीटर स्क्वायर में। तो ये क्या हो जाएगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होगा। सॉरी लंबाई पे लगता है ना, एल लिखे, यानी यहां हो जाएगा न्यूटन, यहां हो जाएगा मीटर, ये हो जाएगा न्यूटन मीटर माइनस 1, यानी ऑप्शन नंबर आपका कौन सा है, चौथा है। डायन सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपकी दाब की यूनिट होती है। किसकी होती है, दाब की। अब बोलोगे सर दाब की तो पास्कल होती है, इसकी क्या होती है, दाब की यूनिट क्या होती है, पास्कल। पास्कल जो दाब की यूनिट होती है वो एसआई यूनिट होती है। कौन सी यूनिट होती है, एसआई। क्लियर है। दाब की जो सीजीएस यूनिट होती है, कौन सी यूनिट होती है, सीजीएस यूनिट। ये सीजीएस यूनिट होती है आपकी क्या, डायन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, डायन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, बीच में ओब्लिक रहेगा। क्लियर है, ये पहला क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 के निम्न में से कौन सी सदिश, निम्न में से कौन सी सदिश मात्रा है, क्लियर है, या राशि है, निम्न में से कौन सी सदिश राशि है, क्लियर है, बताना है आपको। प्रतिबल है, दबाव है, ऊर्जा है, या कार्य है, इनमें से आंसर दीजिएगा। सोनम परियार, गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग सर, क्लियर है। इसमें से आंसर दीजिएगा कि प्रतिबल है वो क्या है, सदिश राशि कौन सी है इन 4 ऑप्शनों में से, क्लियर रहेगा। सदिश राशि क्या है इन 4 ऑप्शनों में से। सबसे पहले तो आप डिफाइन करें कि सदिश और अदिश राशि क्या होती है। देखिएगा, सदिश राशि वो बोलते हैं जिनको परिमाण के साथ साथ क्या भी चाहिए, दिशा भी चाहिए। जिनको परिमाण के साथ दिशा की जरूरत नहीं पड़ती वो अदिश राशि होती है। क्या होती है, अदिश राशि होती है। यानी जिनमें दिशा होती है वो सदिश होती है, जिनमें दिशा नहीं होती वह अदिश होती है। पूर्ति जी बोल रही है कि फर्स्ट है, अरे भाई नंबर बता दिया करें, ए बी सी और डी, ए बी सी डी में बता दिया करें आप, तो फर्स्ट और लास्ट ना बोलें। कृष्णापाध्याय बोल रहे हैं कार्य। देखिएगा, प्रतिबल जो है वो सदिश राशि है। कैसी राशि है, सदिश, यानी आंसर तो आपका यही हो गया। अरे दाब सदिश राशि नहीं होता है, दाब एक प्रकार का अदिश राशि है। आप किधर भी दाब लगा सकते हो, दिशा की जरूरत नहीं पड़ती। ऊर्जा भी एक प्रकार की क्या है, अदिश राशि है। कार्य भी एक प्रकार की क्या है, अदिश राशि है। क्यों अदिश राशि है कार्य, क्योंकि कार्य में जो होता है बल इंटू विस्थापन,
बल में भी सदिश होता है, विस्थापन भी सदिश होता है, लेकिन इनका जो गुणनफल होता है ना, ये अदिश होता है। इनका गुणनफल कैसा होता है कि बल और विस्थापन के अदिश गुणनफल को कार्य कहा जाता है। इसके बाद इसमें लगा दिया जाता है कोस थीटा। क्या लगा दिया जाता है? कोस थीटा। तो एक प्रकार से प्रतिबल क्या है? एक सदिश राशि है। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 3 आपका, कि चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या है। चुंबकीय फ्लक्स का जो एसआई मात्रक है वह आपको बताना है कि चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या है। टेस्ला है, वेबर है, गाउस है या फिर एम्पियर है। टेस्ला है, वेबर है, गाउस है या फिर आपका एम्पियर है। तो चलिए इसका आंसर दीजिएगा दोस्तों, जल्दी से दीजिएगा कि इसका आंसर क्या होगा। चुंबकीय फ्लक्स बताइएगा, इसका आंसर क्या होगा। आप लोग आंसर दीजिए, जब तक मैं चुंबकीय फ्लक्स को समझा देता हूं। चुंबकीय फ्लक्स क्या होता है? चुंबकीय फ्लक्स क्या होता है कि चुंबकीय क्षेत्र जो बनता है, क्या बनता है? चुंबकीय क्षेत्र जो बनता है, तो चुंबकीय क्षेत्र अपने आप तो बनता नहीं है। चुंबकीय क्षेत्र बनता है चुंबकीय रेखाओं से। किससे बनता है? चुंबकीय रेखाओं से। अब जब ये चुंबकीय रेखाओं से बनता है तो इस यह रेखाएं कहां तक जाती है, इसी को नापने के लिए चुंबकीय फ्लक्स बताया जाता है कि आपका चुंबकीय क्षेत्र कहां तक बन रहा है, आपका चुंबकीय क्षेत्र कहां तक बन रहा है, इसी को मापने के लिए चुंबकीय फ्लक्स की जरूरत पड़ती है। ये कुल मिला के सीधा सीधा आपका चुंबकीय क्षेत्र से डिनोट होता है। किससे होता है? चुंबकीय क्षेत्र से डिनोट होता है। क्लियर है? कृष्णा उडेनिया जी बता रहे हैं कि बी होगा, पूर्ति जैन बता रही है कि ए होगा। क्लियर है? तो देखिएगा, ये होता है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। क्या होता है? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। टेस्ला जो होता है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को मापा जाता है। वेबर इसका सही आंसर होगा। चुंबकीय फ्लक्स की जो एसआई यूनिट होती है वो क्या होती है दोस्तों? चुंबकीय क्षेत्र की एसआई यूनिट वेबर होती है। क्लियर है? गाउस जो होता है वो चुंबकीय प्रेरण को मापता है। किसको मापता है? चुंबकीय प्रेरण को मापता है गाउस। क्लियर है? एम्पियर आपको पता ही है कि एम्पियर धारा को मापता है। किसको मापता है? धारा को मापता है। क्लियर है? तो आपको समझ में आया आंसर क्या होगा कि सर आंसर वेबर होगा। क्या होगा? आंसर वेबर होगा। क्या होगा? वेबर होगा। चुंबकीय फ्लक्स का आंसर क्या होगा? ऐसा यूनिट वेबर होगा। चलिए अगला देखिएगा, क्रायोस्कोपिक स्थिरांक की इकाई क्या है। क्लियर है? क्रायोस्कोपिक स्थिरांक की जो इकाई है वह क्या है। सबसे पहली चीज तो दोस्तों यही है कि आपको यह समझना है कि क्रायोस्कोपिक होता क्या है। तो पहले आप क्रायोस्कोपिक समझिए, इसमें से आप आंसर लगाइएगा। यहां पे एक के और लगा लेना। चलिए क्रायोस्कोपिक क्या है? ये होता है ठंड माप। आप सीधा सा अगर बोले तो, या मैं बोलूं हिमांक, क्या बोलूं? हिमांक। यानी ठंड को मापने के लिए जिस यंत्र का यूज किया जाता है उसको बोलते हैं क्रायोस्कोपिक। क्या बोलते हैं? क्रायोस्कोपिक। हिमांक भी वही होता है, बर्फ का हिमांक कितना होता है, यानी वो बर्फ कब बन जाएगा, तो उसको नापने के लिए जिस यंत्र का यूज किया जाता है उसको बोलते हैं क्रायोस्कोपिक। अब यहाँ पे माप की बात चल रही है, ठंड के माप की बात चल रही है, यानी तापमान तो आएगा। तो इसका आंसर जो होगा, हालांकि बाय मिस्टेक प्रिंट, ये थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक है, इसका आंसर वैसे ये होगा, लेकिन यहाँ पे के आएगा। क्या आएगा? के। ये कैसा है? ये है केल्विन केजी मोल पर -1। ये है केल्विन केजी मोल पर -1 होता है। क्लियर है? तो आंसर हालांकि ये होगा, इसमें यहाँ के लगाना है, टाइपिंग मिस्टेक है, ये हमारी मिस्टेक है, मैं मानता हूं इस चीज को। क्लियर है? तो ये टाइपिंग मिस्टेक की वजह से हुआ है। चलिएगा दोस्तों, समझ में आ गया क्रायोस्कोपिक क्या होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 है, पृष्ठ तनाव, क्लियर है, का विमीय सूत्र क्या है। अब देखिएगा, अभी आपने देखा कि पृष्ठ तनाव होता क्या है, अब आपको देखना है कि पृष्ठ तनाव का विमीय सूत्र क्या होता है। तो सबसे पहले तो आपको यही समझना है कि जो पृष्ठ तनाव है वह क्या होता है। मैंने बताया कि किसी भी द्रव के अणुओं का वह गुण जिसमें वो कम से कम क्षेत्रफल को लेना चाहते हैं, जिसमें वो क्या लेना चाहते हैं, कम से कम क्षेत्रफल को लेना चाहते हैं, यानी कम से कम अपनी लंबाई को रखना चाहते हैं। तो इनके ऊपर एक बल कार्य करता है, बल करता है लंबाई के अनुदिश कार्य। कैसे करता है? बल जो करता है वो लंबाई के अनुदिश कार्य करता है। और बल क्या होता है?
एम ए होता है, लंबाई क्या होता है, लंबाई लंबाई होता है, एम का मतलब होता है मास, और ए का आपको पता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो मीटर का आ जाएगा एल, सेकंड स्क्वायर का आ जाएगा नीचे है तो t-2। क्लियर है, यहां भी एल है, लंबाई है, तो इसका भी क्या आ जाएगा, एल आ जाएगा। तो ये बिम्मीय सूत्र बन गया। क्या बन गया, बिम्मीय सूत्र। अगर यहां से किसी को समझ में नहीं आ रहा है, ऐसे देखें, इसको ऐसा लिख लेता हूं, एम ये मीटर है अपॉन सेकंड स्क्वायर, और ये हो जाएगा लंबाई का एल। अब बताइएगा, एम का मतलब तो मास हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, मास। मास का मतलब क्या होगा, द्रव्यमान। द्रव्यमान के लिए एम, मीटर के मतलब एल, सॉरी मीटर के लिए एल, सेकंड के लिए t-2, और नीचे एल, तो ये एल से एल कट जाएगा, बचेगा क्या, एम। एल नहीं है तो जीरो। क्लियर है, एम कितना है 1 है, एल कितना है 0 है, और टी कितना है -2 है। ये बिम्मीय सूत्र चार ऑप्शन में जहां आपको दिख रहा है वहां लगा दीजिएगा, m1 l0 t सॉरी t-2 होना चाहिए, यहां माइनस आएगा। क्लियर है, ये होगा m1 l0 t-2, क्या आएगा t-2। क्लियर हुआ, तो इसका बिम्मीय सूत्र क्या होता है प्रस्थ नाप का, ये पूरा आपके लिए लिखा हुआ है। समझ में आया कि नहीं आया, चलिएगा अगला देखिएगा। अगला क्या है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 है आपके लिए, कि वातावरण दबाव जो होता है वो किस संयंत्र के द्वारा मापा जाता है। वातावरण का जो दबाव होता है वो कौन से संयंत्र के द्वारा मापा है, मतलब इसमें से कौन सा ऐसा है जो वातावरण के वायुमंडल के दाब को मापता है। गुड इवनिंग सर, सर मैंने आज टेस्ट परचेस किया। अच्छा, अच्छी बात है, आपने टेस्ट परचेस किया है, टेस्ट परचेस किया है, इसमें 2 ही खुल रहे हैं, बाकी दिख ही नहीं रहे, प्लीज बताइए कैसे खुलेंगे। देखिएगा, अभी आपके 2 ही टेस्ट डले हुए हैं तो आपको 2 ही खुलेंगे। अगला टेस्ट आपका 5 तारीख को डलेगा, पूरी बायोलॉजी का टेस्ट है, तो अभी आपसे बायोलॉजी तैयार करिएगा। अगला थर्ड टेस्ट जो है वो 5 तारीख को खुलेगा, अभी नहीं खुलेगा, अभी आपको सो भी नहीं होगा। फिर अगला टेस्ट आपको 7 तारीख को मिलेगा, अगला टेस्ट आपको 9 तारीख को मिलेगा, हर 2 दिन में एक टेस्ट आपको मिलेगा। तो आप एक एक करके टेक्स्ट को देते रहिएगा। जय श्री कृष्णा सर जी, जय श्री कृष्णा। चलिएगा बताइएगा, वातावरण का दबाव जो है वो किस संयंत्र के द्वारा मापा जाता है, आपको बताना है। हाइग्रोमीटर, ऑल्टीमीटर, हाइड्रोमीटर, या फिर आपका आएगा क्या, बेरोमीटर। देखिएगा, इन दोनों में बड़ा कंफ्यूजन होता है, एक लिखा है हाइग्रो और एक लिखा है हाइड्रो, तो इन दोनों को थोड़ा सा समझना है। क्लियर है, हाइग्रोमीटर और हाइड्रोमीटर को आपको थोड़ा सा समझना है। क्लियर है, हाइड्रो, हाइड्रा का मतलब होता है पानी, हाइड्रो जो होता है वो पानी होता है, तो ये द्रव का घनत्व नापता है। द्रव का क्या नापता है, ये घनत्व नापता है, घनत्व। और ये नापता है आर्द्रता, क्या नापता है, आर्द्रता, यानी आर्द्रता का मतलब है ये। रोहित,
ये एक डंडा है। हेलो हेलो, आवाज आ रही है क्या? आवाज आ रही है क्या? आवाज चलिए जल्दी से बताइए, आवाज आ रही है क्या? हाँ, वॉइस आ रहा है क्या? यस, आ रही है। चलिएगा देखिएगा, ओ सेल खत्म हो गए थे। देखिएगा, तो अति सूक्ष्म कण यानी माइक्रो, सूक्ष्म कणों को क्या बोलते हैं? हाँ, आने लगी है। माइक्रो को क्या बोलते हैं? तो देखिएगा, अति सूक्ष्म कणों को क्या बोला जाता है? ये जो अपन करते हैं ये क्वांटम फिजिक्स होती है। दो तरीके की फिजिक्स होती है, एक जो अपन नॉर्मल पढ़ते हैं वो अपन पढ़ने के लिए पढ़ते हैं, क्वांटम फिजिक्स जानने के लिए है। बहुत क्वांटम फिजिक्स एक ऐसा फिजिक्स है, यानी आपका जो आंसर होगा वो होगा क्वांटम मैकेनिक्स। क्या होगा? क्वांटम मैकेनिक्स। क्वांटम मैकेनिक्स में बस यही किया जाता है, बहुत छोटे छोटे कणों के ऊपर रिसर्च किया जाता है क्वांटम फिजिक्स में। जैसे कि सबसे पहले आपने देखा होगा कि सबसे पहले इलेक्ट्रॉन को सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल बनाया, पहले एटम, एटम के बाद उसका न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के बाद उसका इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, पॉजिट्रॉन, मोजिट्रॉन, अब इतने सारे सूक्ष्म कण आ गए, अभी भी इनके ऊपर रिसर्च चल रहा है। तो ये सब चीजें जो रिसर्च की जाती हैं वो किस में की जाती हैं? क्वांटम फिजिक्स में की जाती है। किस में की जाती है? क्वांटम फिजिक्स। पार्टिकल फिजिक्स, पार्टिकल फिजिक्स का मतलब होता है, पार्टिकल का मतलब होता है कण। क्या होता है? कण, यानी कणों के बारे में, किसी भी चीज के, एटम के बारे में, एटम का मतलब होता है कण, एटम के बारे में जहां बात की जाती है वो फिजिक्स होता है, एटम फिजिक्स होता है, यानी पार्टिकल फिजिक्स। क्लियर है? परमाणु, जहां परमाणु की चीजों के अध्ययन किया जाता है वो होती है परमाणु फिजिक्स। देना रिमोट। चलिए, इसका आंसर क्या होगा? क्वांटम फिजिक्स होगा। इसका आंसर क्या होगा? क्वांटम फिजिक्स होगा। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, विद्युत शक्ति का मात्रक क्या होता है? विद्युत शक्ति का मात्रक क्या होता है? देखिएगा, अब मैं आपको बताता हूं। आप 100 क्वेश्चन लगा रहे हो, ईमानदारी से लगा रहे हो, 100 के यहां बनते हैं 200 क्वेश्चन जब आप सॉल्यूशन देखने आते हो। क्यों? क्योंकि आपने क्वेश्चन पढ़ा, उसका आंसर लगाया, एक क्वेश्चन बना है आपका, लेकिन यहां पे हर एक ऑप्शन को एक्सप्लेन किया जाता है। तो आपका कितने बन रहे हैं? अगर चारों ऑप्शन को एक्सप्लेन किया जा रहा है तो 4 क्वेश्चन और बन रहे हैं। तो 1100 क्वेश्चन तो आप 11 टेस्टों में लगाओगे, 1100 नहीं लगाओगे, कम से कम 4000 क्वेश्चन आप लगाओगे। कितने लगाओगे? 4000 क्वेश्चन। फिर पेपर देके आना, पर आके बोलना मुझसे। चलिएगा, ये कहां पहुंच गए? 8वां है ना? हाँ, विद्युत शक्ति का मात्रक क्या होता है? विद्युत शक्ति का मात्रक क्या? वोल्ट होता है, एम्पियर होता है, वोट होता है, या ओम होता है? आपको बताना विद्युत शक्ति। सर मैथ्स क्लास लाइव टाइमिंग क्या है? देखो, मैथ्स क्लास का भी लाइव टाइमिंग कोई नहीं है, 1-2 दिन के अंदर मैथ्स की लाइव क्लास आपको देखने को मिलेगी। वो टाइमिंग मॉर्निंग में रहेगा, उसके भी मैं टेस्ट को सोल्व करवाऊंगा। क्लियर है? मॉर्निंग का टाइम रहेगा ज्यादातर। चलिएगा देखिएगा, तो विद्युत शक्ति का जो मात्रक होता है वो क्या होता है? वोट होता है। वोट, शक्ति का जितने भी मात्रक हैं सारे क्या होते हैं? वोट होते हैं। अब वोल्ट क्या होता है? वोल्ट होता है विभव का मात्रक। किसका मात्रक? विभव का, या आप बोलो विभवांतर का, विभवांतर का मात्रक। किसका मात्रक? विभवांतर का मात्रक। एम्पियर होता है धारा का मात्रक। किसका मात्रक होता है? धारा का। क्लियर है? जिसको आई से डिनोट करते हो, इसको वी से डिनोट करते हो, इसको भी वी से करते हो, लेकिन डेल्टा लगा देते हो आगे। ओम होता है प्रतिरोध का मात्रक। किसका होता है? प्रतिरोध का मात्रक, यानी रेसिस्टेंस का मात्रक। किसका होता है? रेसिस्टेंस का मात्रक। तो आपका जो आंसर होगा, शक्ति जहां भी आए, शक्ति कहां है? शक्ति जहां भी आए, यानी विद्युत को प्रवाहित करने की जो शक्ति होती है उसे ही बोलते हैं विद्युत शक्ति। विद्युत कितनी तेजी से प्रवाहित हो रहा है वो होता है आपका विद्युत शक्ति। तो उसका जो मात्रक होता है वो क्या होता है? वोट होता है। क्लियर है? एक टाइम में, क्लियर है, इतने टाइम में कितनी वर्क हो रहा है, कितना काम किया जा रहा है, यही होता है शक्ति। चलिएगा, क्वेश्चन नंबर 9, आवेग। आवेग का बिंबीय सूत्र क्या है? आप इधर बिंबीय सूत्र बताइएगा, मैं आवेग को एक्सप्लेन कर देता हूं। क्लियर है? आवेग होता क्या है? देखिएगा, आवेग, आवेग जो होता है ये होता है संवेग में परिवर्तन। संवेग में परिवर्तन, ध्यान से समझिएगा, बड़ा कंफ्यूजन होता है। संवेग में परिवर्तन तो आवेग होता है, लेकिन संवेग में परिवर्तन की दर, संवेग में परिवर्तन की दर वो आपका बल हो जाता है। क्या हो जाता है? बल हो जाता है।
ये क्या होता है? आवेग संवेग में परिवर्तन। लेकिन आवेग एक्चुअल में है क्या, इसको अगर आपको जानना है तो आवेग वो होता है कि एक बहुत बड़ा बल इतने से सेकंड के लिए, यानी बहुत कम समय के लिए लगाया गया, यानी एक बहुत बड़ा बल थोड़े से सेकंड के लिए लगाया जा, मतलब बहुत कम समय के लिए लगाया जाता है, उसको बोलते हैं आवेग। एक कील को हथौड़ी से ठोकना, एक कील को क्या करना? हथौड़ी से ठोकना, वो भी आवेग होता है। आपने बहुत बड़ा बल थोड़े से समय के लिए लगाया, हटा लिया, तो वो क्या हो गया? आवेग। तो आवेग का अगर सीधा सीधा आपको देखना है तो ये होता है F इंटू टी, यानी बल इंटू समय। तो बल क्या होता है? एम ए। समय क्या होता है? टी होता है। अब एम का आपको पता है मास होता है, इसका आपको पता है एक्सेलरेशन का। एक्सेलरेशन का क्या होता है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मीटर का मतलब एल, सेकंड का स्क्वायर का मतलब टी माइनस टू। क्या होगा? टी माइनस टू होगा। तो एम ये हो जाएगा एल, ये कितना हो जाएगा? टी क्या हो जाएगा? टी। एम ए यानी बल इंटू समय, तो एम एल टी। बहुत बड़ा बल जब एक छोटे से समय के लिए लगाया जाता है तो F इज इक्वल टू एम ए। एम का मास हो गया, ए का हो गया मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर हो गया एल। अच्छा टी, सॉरी ये आएगा टी नीचे, टी स्क्वायर, और ऊपर क्या हो जाएगा? ये वाला टी हो जाएगा। टी से ये टी चला जाएगा, ये बचेगा एम एल टी माइनस वन। ये वाला जो आंसर होगा आपका होगा एम एल टी माइनस वन। चौथे नंबर का जो आंसर है वो बिल्कुल आपका सही है। चौथे नंबर का जो आंसर है वो बिल्कुल आपका सही है। अब समझिएगा कि सर संवेग में परिवर्तन आपने कैसे बताया था, इसको संवेग में परिवर्तन कैसे बोलते हैं? नहीं, ए नहीं होगा, एम एल टी माइनस टू नहीं होगा भाई, एक टी इसके साथ आता है, उससे ये कट जाएगा। देखिएगा अब यहां कैसे होता है। आपने लिखा एफ इंटू टी, एफ क्या होता है? एम ए होता है, तो एम ए टी हो गया। एम ए क्या होता है? एम होता है वी माइनस यू अपॉन टी इंटू टी, यही होता है। यहां सर तो टी से टी कट गया, एम वी माइनस एम यू। तो देखिएगा ये भी संवेग है, ये भी संवेग है। ये संवेग में क्या हो रहा है? परिवर्तन हो रहा है, तो इसको लिख सकते हैं डेल्टा पी। संवेग क्या होता है? पी होता है। इसको मोमेंटम बोलते हैं लेकिन पी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये संवेग में परिवर्तन हुआ, इसी को बोलते हैं संवेग में परिवर्तन को क्या? आवेग। संवेग में परिवर्तन को क्या बोलते हैं? आवेग। और संवेग आवेग होता क्या है कि एक बहुत बड़ा बल एक छोटे से समय के लिए जब लगाया जाता है, इसका जो आपका विमीय सूत्र है इस तरीके से निकाला जाता है। चलिएगा इसका जो आंसर होगा वो आंसर होगा आपका एम एल टी माइनस वन। चलिए क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, इनमें से कौन सी एक मौलिक इकाई नहीं है? आपको यह बताना है कि इनमें से जो है वो कौन सी एक है जो कि मौलिक इकाई नहीं है। दोस्तों सुनिएगा, जितनी भी आपकी मौलिक इकाई होती हैं, क्या होती हैं? मौलिक इकाई। ये मौलिक इकाई जो होती हैं ये 7 प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की? ये 7 प्रकार की होती हैं। 7 प्रकार से ज्यादा की मौलिक इकाई नहीं होती हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। तो कितने प्रकार की होती हैं? 7 प्रकार की। अब उनमें से 7 में से इनमें एक नहीं दे रखा, क्लियर है? इनमें से कोई एक नहीं दे रखा, वो आपको बताना। 7 प्रकार की कौन कौन सी होती हैं, तो आप इसमें से ढूंढ लीजिए कौन कौन सी है। मैं आपको बता देता हूं। पहली है मीटर। क्या है? मीटर, क्लियर है? फिर है आपका किलोग्राम, फिर है आपका लीटर। क्या है? लीटर। फिर है आपका मोल, फिर है आपका केल्विन। क्या है? केल्विन। फिर है आपका कैंडिला। क्या है? कैंडिला, क्लियर है? 1 2 3 4 5 6, ये कितनी हो गई आपकी? 6 हो चुकी हैं। चलिएगा कितनी हो गई हैं? 6। अब इनके देख ले, एक और बची हुई है। मीटर, लीटर, केजी, मोल, केल्विन। किलोग्राम हो गया, मीटर हो गया, केल्विन हो गया। एक और कौन सी रही है? देखते हैं अभी कौन सी रही है। मीटर को लंबाई को मापने के लिए, किसको नापने के लिए? लंबाई। अच्छा अच्छा अच्छा, धारा को नहीं मापे, एम्पियर। एम्पियर, क्लियर है? किलोग्राम से क्या नापा जाता है? मास। मास को नापने के, द्रव्यमान को मापने के लिए। लीटर से किसको मापा जाता है? द्रव, क्लियर है? मोल, केल्विन से ताप को, किसको मापा जाता है? ताप को मापा जाता है।
कैंडिला ज्योति तीव्रता, तीव्रता को मापने के लिए, एम्पियर धारा को मापने के लिए, किसको मापने के लिए, धारा को मापने के लिए। आंसर क्या होगा, क्यूबिक मीटर। अरे भाई क्यूबिक मीटर जो होता है, क्यूबिक, ये देखो ये मीटर के ऊपर लग गया क्यूब, क्यूबिक मीटर, ये किसके अंदर आता है, मीटर के अंदर आता है। किसके अंदर आएगा, मीटर के अंदर आएगा। तो जो मौलिक इकाइयां होती हैं वो 7 प्रकार की होती है, मीटर, केजी, लीटर, मोल, केल्विन, कैंडिला और एम्पियर। इसके अलावा 2 और होती हैं, लेकिन वो मौलिक इकाइयों में नहीं आती, वो आपका रेडियम मीडियम करके होती है वो 2, वो यहां नहीं आती, वो कोण के लिए आती है। किसके लिए आती है, रेडियन, कोण के लिए, और स्टेरेडियन। कौन कौन सी होती हैं, 2 होती हैं, एक होती है रेडियन, क्लियर, एक होती है स्टेरेडियन, स्टेरेडियन। तो ये तो कोण के लिए आती हैं, किसके लिए आती हैं, कोण के लिए। वो इन 7 में नहीं आती, ये अलग से 2 और रहती हैं, ये अलग से रहती हैं, बट इन 7 में नहीं आती। मौलिक इकाइयां 7 प्रकार की होती हैं, वो ये लिखी हुई है। इनमें से कौन सा नहीं है, क्यूबिक मीटर इसमें नहीं है। चलिएगा अगला 11वें का आंसर दीजिएगा। निम्न में से कौन सा मूल मात्रक नहीं है। अब देखो फिर आ गया कि इनमें से कौन सा मूल मात्रक नहीं है। मूल मात्रक कितने होते हैं, मौलिक इकाइयां बोलो या मूल मात्रक बोलो, बात एक ही है कि मूल मात्रक कितने होते हैं। एम्पियर, अरे दादा एम्पियर कहां से आ गया, एम्पियर नहीं। इनमें से मूल मात्रक कौन सा नहीं है, मीटर, सेकेंड, एम्पियर, ओम। चलिए अब आंसर दीजिएगा आप लोग, आंसर क्या होगा। सर लीटर भी है क्या, हाँ जी लीटर भी है। अरे भाई देखो ना, ये देखें, मीटर है, किलोग्राम है, लीटर है, मोल है, केल्विन है, कैंडिला है और एम्पियर है। क्लियर, क्या है, एम्पियर है। ये 7 मौलिक इकाइयां होती हैं, इनमें से कौन सी नहीं है, ओम नहीं है। क्या नहीं है, ओम। ओम जो है प्रतिरोध का मात्रक होता है, किसका होता है, ओम। ओम जो होता है ये प्रतिरोध यानी रेसिस्टेंस को मापता है, धारा के अंदर जो अवरोध डाला जाता है। हेलो, आवाज आ रही है क्या, आवाज आ रही है, हाँ जी आ रही है। चलिए देखिए, क्या देखें, शक्ति जो होता है, शक्ति का जो मात्रक होता है वो वोट होता है। क्या होता है, वोट होता है। अगर आपने शक्ति का देखा हो तो शक्ति का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, वोट होता है। क्या होता है, वोट होता है। अब देखो शक्ति का जो होती, शक्ति क्या है, शक्ति जो होती है वो होता है कार्य। आपने कितना कार्य किया और उस कार्य को करने में आपने समय कितना लिया, यानी आपने कार्य कितना किया और उस कार्य को करने में आपने समय कितना लिया। कार्य क्या होता है, कार्य होता है एफ एस अपॉन समय। क्या होता है, समय होता है टी। समय क्या होता है, समय होता है टी। तो एफ का मतलब क्या हुआ, एम ए, एस का मतलब है विस्थापन। ये क्या होता है,
विस्थापन, विस्थापन को लंबाई में मापेंगे तो बनाए m का क्या होगा, ये होगा, a का क्या होगा मीटर यानी l, t नीचे आएगा ये t3 हो जाएगा, ये t पहले का, इसका t स्क्वायर नीचे आएगा t3 हो जाएगा, और s का मतलब होगा लंबाई। तो आप कर दीजिएगा कि m l का स्क्वायर t ऊपर जाएगा -3। तो इसका कहाँ मिल रहा है, ये वाला, ये बीच में फुंदरू आ गया, एम एल स्क्वायर t-3। ये हाँ ये ले, इतने की बराबर ले आइए, जल्दी ले क्या, अब यहाँ क्या करूँ, आवाज़ नहीं आ रही यार। हेलो, दोस्तों सेल खत्म हो गए हैं, ये बड़ी मुश्किल से बैटरी चल रही है, और जिससे सेल चार्ज करते थे वो भी चार्जिंग का शायद ख़राब हो गया है, वो चार्ज नहीं कर पा रहा है। अभी सेल आ रहा है तो 5 मिनट वेट करिएगा, मेरी आवाज़ कभी भी बंद हो सकती है ये, क्योंकि ये डिस्चार्ज है, बड़ी मुश्किल से मैं इसको चला रहा हूँ। 5 मिनट का वेट कीजिएगा, 5 मिनट में अभी आपके लिए सेल आ जाएंगे, तो अभी अपन क्लास को स्टार्ट कर, तब तक यहाँ समझिएगा, इसलिए मैंने ये लिख दिया था, बट इसमें थोड़ा सा एनर्जी थी। मेरी आवाज़ कभी भी बंद हो सकती है, 5 मिनट के लिए वेट करिएगा, बस 5 मिनट के लिए, 5 मिनट में आपकी क्लास रीस्टार्ट हो जाएगी। चलो जब तक काम चल रहा है तब तक चलाते हैं। तो देखिएगा, शक्ति जो होती है इसकी यूनिट क्या होगी, कार mlt, यानी आंसर होगा ये वाला, क्या होगा, ये वाला होगा। और ये आंसर कहाँ से आया, इसको पूरे को हटा लेना, यहाँ लिख लेना ml2t-3, ये ऐसा है, क्लियर है। इनको मैं सुधार दूंगा, मैं उसमें भी सुधार दूंगा, वॉइस प्रॉब्लम, हाँ जी वो थोड़ा सेलों का प्रॉब्लम चल रहा है, शायद बच्चे ने गिरा दिया होगा या कुछ कर दिया होगा, इस वजह से वो थोड़ा हो गया। अभी सेल आ रहा है, ये आवाज़ कभी भी बंद हो सकती है, आप जाइएगा नहीं, 5 मिनट लग रहे हैं बस आने में, चलिएगा तब तक दूसरा क्वेश्चन ये देखिएगा, इसको पढ़िएगा और आंसर दीजिएगा। लाउड स्पीकर में ऊर्जा परिवर्तित होती है, लाउड स्पीकर जो होता है उसमें ऊर्जा कैसे परिवर्तित होती है, पहले आप आंसर दीजिए, मैं ज़्यादा बात नहीं करूंगा, नहीं सेल खत्म हो जाएगी। इसका आंसर क्या होगा, लाउड स्पीकर में ऊर्जा परिवर्तित होती है, ध्वनि से यांत्रिक, फिर यांत्रिक से विद्युत, विद्युत से यांत्रिक, यांत्रिक से ध्वनि, या ध्वनि से विद्युत, या विद्युत से, देखो पहले ध्वनि से यांत्रिक, फिर यांत्रिक से विद्युत में, पहले विद्युत से यांत्रिक,
फिर यांत्रिक से ध्वनि में। क्लियर है? फिर ध्वनि से विद्युत या फिर विद्युत से ध्वनि में। चलिए, यांत्रिक से ध्वनि ऊर्जा में किस में कन्वर्ट होती है, जल्दी से बताइएगा। आ रही है अब? हाँ, अभी तो जान बाकी है इसकी, कभी भी निकल सकती है लेकिन जान। चलिए, इसका आंसर दीजिएगा, क्या होगा? 5 मिनट का वेट कीजिएगा, 5 मिनट में आ रही। आवाज अगर बंद हो जाए तो 5 मिनट का वेट करिएगा। चलिएगा, तो देखें लाउड स्पीकर में क्या होता है, सबसे पहले जैसे मैं बोल रहा हूं तो मेरी यांत्रिक कौन सी ऊर्जा है, यांत्रिक ऊर्जा किस में कन्वर्ट हुई? सबसे पहले यांत्रिक का मतलब सॉरी मेरी ध्वनि ऊर्जा है, कौन सी है, ध्वनि। ध्वनि से किस में कन्वर्ट होगी? ध्वनि से कन्वर्ट होगी विद्युत में, क्योंकि इसमें जाएगी। अब ये विद्युत जो है इसको दोबारा से किस में कन्वर्ट करेगा? ध्वनि में। तो इसमें क्या आएगा? ध्वनि से विद्युत और फिर विद्युत से ध्वनि। यह यांत्रिक होता ही नहीं है, यांत्रिकी कहाँ आएगा यहाँ, यांत्रिकी नहीं आएगा। क्लियर है? पहले होती है ध्वनि से विद्युत में, मैं बोल रहा हूं इसमें जा रही है ध्वनि विद्युत, ध्वनि विद्युत। क्लियर है? अब वो जो लाउड स्पीकर रहता है उसमें क्या रहती है? विद्युत। विद्युत जैसे लगाएंगे तो ध्वनि में कन्वर्ट कर देगा, फिर विद्युत से किस में चलिएगा, आवाज आ रही है? हाँ बिल्कुल आ रही है। इसको हटाओ। कोणीय संवेग की एसआई इकाई क्या होती है? क्लियर है? आपको बताना है कि कोणीय संवेग की जो एसआई इकाई होती है वह क्या होती है। तो कोणीय संवेग की जो एसआई इकाई होती है इनमें से कौन सी होगी? तो देखिएगा, सबसे पहले तो आप देखिए कोणीय संवेग क्या होता है। क्लियर है? कोणीय संवेग क्या होता है समझिएगा। देखिए, किसी भी वस्तु को एक गोल वृत्ताकार पथ में घूमने के लिए कहीं ना कहीं एक कोण के परितः मुड़ना पड़ता है। किसके परितः मुड़ना पड़ता है? कोण के परितः मुड़ना पड़ता है। तो वहां जब परितः जब वो मुड़ता है तो वहां उसको एक पर्टिकुलर संवेग चाहिए होता है बैलेंस बनाने के लिए। तो जब भी कोण के परितः जब मुड़ता है तो उसी को बोलते हैं कोणीय संवेग। क्यों? क्योंकि कोणीय संवेग जो होता है इसको एल से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एल से। एल का मतलब होता है एम भी इंटू आर। एम भी क्या है? ये संवेग होता है। आपने अच्छी तरीके से पढ़ा होगा कि P इज इक्वल टू एम बी। क्या पढ़ा होगा? कि P इज इक्वल टू एम बी। तो P इज इक्वल टू एम बी क्या होता है? संवेग होता है P। क्लियर है? मोमेंटम, मोमेंटम बोलते हैं संवेग को। ये तो ये मोमेंटम होता है। तो ये होता है L इंटू एम भी इंटू आर। आपसे पूछा है इसकी यूनिट क्या होती है, तो इसकी यूनिट होती है आपकी kg m स्क्वायर s माइनस 1। क्लियर है? kg m स्क्वायर s माइनस 1 यूनिट होती है। कोणीय संवेग जो होता है वो एक सदिश राशि होती है, दिशा के अनुदिश काम करती है।
कैसी राशि होती है? कोणीय संवेग एक सदिश राशि होती है जो दिशा के अनुदिश काम करती है। हाँ, भानपुरा, भानपुरा, भानपुरा कहाँ से आ गया? ये कोणीय संवेग जो होता है वो एक सदिश राशि होती है जो दिशा के अनुदिश कार्य करती है। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी इकाई को शक्ति मापने की एक इकाई के रूप में शक्ति मापने की इकाई के रूप में इस्तेमाल किया जाता है? तो इनमें से मैंने आपको पहले भी बताया था, क्लियर है? मैंने आपको क्या बताया था दोस्तों? पहले भी बताया था कि जहां पे आपका शक्ति वर्ड आ जाए, क्या वर्ड आ जाए? जहां पे भी आपका क्या आ जाए? शक्ति वर्ड आ जाए, वहां आंसर क्या हो जाएगा? वहां आंसर हो जाएगा वोट। क्या हो जाएगा? वोट हो जाएगा। जूल, जूल से किसको मापा जाता है? ऊर्जा, क्लियर है? जूल से किसको मापा जाता है? ऊर्जा, कार्य, ये दोनों किस में मापे जाते हैं? जूल में, क्लियर है? पास्कल नहीं है, ये पास्कल होगा। क्या होगा? ये होगा पास्कल। और पास्कल से आपको पता ही है क्या नापा जाता है? दाब नापा जाता है। क्या नापा जाता है? दाब। कैंडेला, ये ज्योति तीव्रता नापता है। क्या नापता है? ज्योति तीव्रता। ये ज्योति तीव्रता को नापने का मात्रक है कैंडेला, क्लियर है? क्या है? कैंडेला। तो जहां शक्ति वर्ड आ जाए, क्या आ जाए? शक्ति वर्ड आ जाए, वहां आपको क्या लिखना है? वोट लिखना है। क्या लिखना है? वोट लिखना है। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर, कि एंगस्ट्रम क्या मापता है? एंगस्ट्रम जो होता है वह आपके लिए क्या मापता है? द्रव की मात्रा को मापता है, प्रकाश तरंगों की लंबाई को मापता है, केबलों की लंबाई को नापता है, या जहाजों की चाल को मापता है? जल्दी से बताइएगा कि एंगस्ट्रम जो होता है वह क्या नापने का काम करता है? एंगस्ट्रम जो होता है वो क्या मापता है? क्लियर है? आपको बताना एंगस्ट्रम। एंगस्ट्रम का साइन जो होता है वो ये होता है, और एंगस्ट्रम जो होता है बहुत छोटी, यानी बहुत सूक्ष्म, आप बोलो तो इसको बहुत सूक्ष्म, ये दूरी को मापता है। वैसे तो एंगस्ट्रम दूरी का मात्रक है, यानी एंगस्ट्रम दूरी तो नहीं, हालांकि मोटाई वगैरह जो मापता है, क्लियर है? बहुत सूक्ष्म को नापता है। तो ये प्रकाश तरंगों की लंबाई, क्लियर है? किसको नापता है? प्रकाश तरंगों की लंबाई। प्रकाश की जो तरंग होती है बहुत सूक्ष्म होती है। पहली चीज तो प्रकाश की तरंग दिखती नहीं है, और दिखती भी है तो उसमें तरंग छांटना मुश्किल हो जाता है, एक तरंग निकालना, तो ये बहुत सूक्ष्म होती है। तो एंगस्ट्रम जो होती है वो सूक्ष्म यूनिट को मापने का काम करता है। क्यों? क्योंकि आपने पढ़ा होगा बायोलॉजी के अंदर, किसके अंदर? बायो के अंदर, कि भाई जीन में एक जगह से दूसरी जगह की, जो एक जीन से दूसरे जीन तक जब जाते हैं तो 34 एंगस्ट्रॉम होता है, और न्यूक्लियोटाइड्स को नापा जाता है तो 3.4 एंगस्ट्रॉम होता है। कितना होता है? 3.4 एंगस्ट्रॉम। तो ये क्या है? बहुत छोटा। आप कोशिका के अंदर डीएनए क्रोमोजोम के अंदर डीएनए के अंदर आपका जीन उसके अंदर होता है, तो ये बहुत छोटी यूनिट होती है, उसको नापने का काम करता है। क्लियर है? जहाजों की चाल को ओडोमीटर के द्वारा नापा जाता है। किसके द्वारा नापा जाता है? ओडोमीटर के द्वारा। जहाजों की जो चाल होती है इसको किसके द्वारा मापा जाता है? ओडोमीटर के द्वारा मापा जाता है जहाजों की चाल को। किसको? जहाजों की चाल को। तो ये आंसर नहीं है, नहीं तो आंसर मान लो इसको, आंसर तो यही है, ये बता रहा हूं ओडोमीटर होता है। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 17। चलिएगा, इसमें टाइम बहुत खराब हो गया अपना इसके चक्कर में। एक पारसेक, पारसेक क्या है? दूरी का मात्रक है। पारसेक क्या है? पारसेक जो होता है वो दूरी का मात्रक होता है, तारों के संबंधी दूरी मापने का एक मात्रक होता है। ये किसके बराबर होता है? क्लियर है? ये 4.25 प्रकाश वर्ष, 3.25 प्रकाश वर्ष, 4.50 प्रकाश वर्ष, 3.05 प्रकाश वर्ष किसके बराबर होता है? ये आपको बताना है। क्लियर है? प्रकाश वर्ष जो होता है एक दूरी का मात्रक होता है। किसका मात्रक होता है? दूरी का मात्रक होता है। तो बताइएगा। शर्मिला महल जी, बी आंसर बिल्कुल सही है। ये भी आंसर जिसका भी आ रहा है 3.25 प्रकाश वर्ष। चलिएगा अगला देखिएगा। वैसे फिर आ गया ये पारसेक। ये पारसेक, पारसेक मात्रक है। पारसेक किसका मात्रक है? प्रकाश की चमक का, समय का, या चुंबकीय बल का, या फिर दूरी का। तो ये किसका मात्रक है?
ये दूरी का मात्रक है। किसका मात्रक है? दूरी का। क्वेश्चन नंबर 19, क्षेत्रफल की एसआई यूनिट क्या होती है? तो क्षेत्रफल होता क्या है? क्षेत्रफल को मापते हैं मीटर स्क्वायर। किसमें मापते हैं? मीटर स्क्वायर में मापते हैं। तो ये तो बहुत छोटे क्वेश्चन है, आप आसानी से कर पाओगे। हाँ, ये क्वेश्चन बताइएगा कि मेगावाट जो होता है वो बिजली को नापने की एक इकाई है। बिल्कुल सही है, हम मेगावाट में भी बिजली की इकाइयों को नापते हैं। किसको नापते हैं? बिजली को मापते हैं। मेगावाट, गीगावाट, इनमें नापा जाता है कि नहीं नापा जाता? कि बिल्कुल नापा जाता है। तो मेगावाट जो है वो है क्या? उत्पादित की जाती है, उपभोग की जाती है, बचत की जाती है, या ट्रांसमिशन में हास्य हो जाती है। तो मेगावाट वह बिजली होती है जो इन चारों में से कोई एक होती है। मेगावाट को नापते हैं, उस बिजली को मापा जाता है जो उत्पादित की जाती है, या उस बिजली को मापा जाता है जो अपन खर्च करते हैं, अभी खर्च हो रही है यहाँ पे, क्लियर है, या उस बिजली को मापा जाता है जिसको बचत किया जाता है, स्टोर किया जाता है, क्लियर है, या फिर ट्रांसमिशन में जो हाथ से हो जाती है, यानी जिससे बिजली की क्षति हो जाती है, ये उसके लिए यूज किया जाता है। तो आपको इसका आंसर देना है। तो देखो, मेगावाट आपने देखा होगा कि इतने मेगावाट का प्लांट वहां लगा हुआ है, क्लियर है, इतने मेगावाट का प्लांट हमारे यहां लगने वाला है, इतने मेगावाट का प्लांट की सरकार ने मंजूरी दे दी है। तो इसका मतलब क्या है? वो उत्पादित करने वाले प्लांट होते हैं। कैसे प्लांट होते हैं? उत्पादित, बिजली बनाने वाले प्लांट होते हैं। उत्पादित करने वाले का मतलब क्या होता है? बिजली, फिर आवाज जाने वाली होगी, बिजली बनाने वाले प्लांट होंगे। कौन से प्लांट होंगे? बिजली बनाने वाले प्लांट होंगे। यानी उत्पादित करने का मतलब क्या होता है? बिजली को बनाना। तो इसका आंसर क्या होगा? बिल्कुल ए होगा। चलिएगा, क्वेश्चन नंबर 21, ध्रुवों का घनत्व नापने के लिए किस उपकरण का, ध्रुवों का घनत्व नापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? एनीमीटर, बैरोमीटर, हाइड्रोमीटर, या पिक्नोमीटर? अब आपको आंसर देना है, जल्दी से दीजिएगा। ये मैं बता चुका हूं आपको पहले ही, तो देखिएगा। एनीमीटर क्या होता है? यह आपका होता है, देखो, बैरोमीटर आप जानते हो, वायु दाब, किसको नापता है? वातावरण में दाब को मापने का काम करता है, वायु दाब को मापने का। इसका जो आंसर होगा कि द्रवों का जो घनत्व मापा जाता है, हाइड्रोमीटर। पेक्टोमीटर भी क्या नापता है? ये घनत्व नापता है। क्या नापता है? घनत्व को नापता है, क्लियर है। एनीमीटर जो होता है ये पवन के वेग, पवन का वेग, यानी वायु की चाल, वायु की चाल को मापता है कौन? एनीमीटर। आंसर जो होगा वो होगा हाइड्रोमीटर, हाइड्रोमीटर। पहले भी इसका आंसर मैं बता चुका हूं। नहीं, पिक्नोमीटर घनत्व मापता है, पिक्नोमीटर घनत्व को मापता है, लेकिन ये द्रवों का घनत्व नहीं मापता, ध्यान रखना, क्लियर है। ये सोलिड लिक्विड का। चलिएगा 22 नंबर,